हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 9 के बारे में, दैट इज़ कार्बन कंपाउंड्स। इसके पहले के वीडियोस में हमने लेसन नंबर 8 के बारे में जानकारी ली, दैट इज़ मेटालर्जी। तो चलिए आज हम नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ लेसन नंबर 9 कार्बन कंपाउंड्स। ये लेसन जो है इसका वेटेज जो है एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा है, दैट इज़ अराउंड 6 मार्क्स इस लेसन का वेटेज है। तो इस लेसन को आपको अच्छी तरह से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो चलिए लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बॉन्ड्स इन अ कार्बन कंपाउंड, किस तरह के बॉन्ड्स कार्बन बनाता है। देन कार्बन अ वर्सटाइल एलिमेंट, कार्बन को वर्सटाइल एलिमेंट क्यों कहा है। देन हाइड्रोकार्बन की कंसेप्ट, फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलॉगस सीरीज। देन नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। तो ये सारी कंसेप्ट हम इस लेसन में जानने वाले हैं। तो चलिए लेसन को हम शुरू करते हैं। In the previous standards, we have seen that organic and inorganic compounds are the two important types of compounds. नेचर में जैसे आपको पता है दो टाइप के कंपाउंड रहते हैं, एक रहता है ऑर्गेनिक, दूसरा रहता है इनऑर्गेनिक। एक्सेप्ट materials fabricated from metals and glass or soil, several other materials from foodstuff to fuel are made up of organic compound। जितने भी मटेरियल है फूड स्टफ से लेके अपने फ्यूल तक, वो सारे मटेरियल जो हैं वो किससे बने हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केसेस क्या है, मटेरियल्स फैब्रिकेटेड फ्रॉम मेटल से बने हुए, ग्लास से बने हुए या फिर सॉइल से बने हुए। इन मटेरियल्स को छोड़कर बाकी के जितने भी मटेरियल हैं, हम जो फूड खाते हैं उससे लेकर फ्यूल जो व्हीकल के लिए यूज़ करते हैं, तो उस तक ये सारे जो मटेरियल है वो सारे बाकी की क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए हैं। द इसेंशियल एलिमेंट इन ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ कार्बन। इन सारे मटेरियल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट जो है वो क्या है, कार्बन है। अबाउट 200 years बैक इट वॉज बिलीव्ड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। 200 years पहले ऐसे बिलीव किया जाता था, ऐसे लोग मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें ऑर्गेनिज्म से ही मिल सकते हैं, नेचर से ही हमें मिल सकते हैं। हाउएवर आफ्टर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैबोरेटरी, द ऑर्गेनिक कंपाउंड रिसीव्ड अ न्यू आइडेंटिटी एज कार्बन कंपाउंड। जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, यूरिया नाम का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसका सिंथेसिस किया गया, फॉर्मेशन किया गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। कौन से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से वो बनाया गया यूरिया लैब में। तो इसकी वजह से कार्बन कंपाउंड्स को एक नई आइडेंटिटी मिल गई। ऑल द कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एज अ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन एज अ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, उन सारे कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। द कंपाउंड्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड सॉल्ट्स, कार्बोनेट सॉल्ट्स एंड बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स आर एक्सेप्शन। ये सारे क्या है, एक्सेप्शनल केसेस है। भले आपको लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, भले आपको लगता है कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन है,
कार्बाइड सॉल्ट्स में कार्बन है, लेकिन ये क्या है, सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं। दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ये सारे क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तब आपको ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बॉन्ड्स इन अ कार्बन कंपाउंड्स। अभी कार्बन किस तरह के बॉन्ड्स जो है वो तैयार करता है। यू हैव लर्नड अबाउट द आयनिक कंपाउंड्स इन द प्रीवियस चैप्टर्स। यू हैव सीन दैट आयनिक कंपाउंड्स हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन एंड डिजॉल्व्ड स्टेट। सो ये आपने पढ़ा है कि आयनिक कंपाउंड जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है एंड वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोल्टन फॉर्म में एंड डिजॉल्व फॉर्म में। सो यू हैव ऑल्सो सीन दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक बॉन्ड्स इन देम। जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पिछले लेसन में देखी वो किसके बेसिस पे थी, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आयनिक बॉन्ड के बेसिस पर एक्सप्लेन की गई थी। सो द टेबल 9.1 जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, टेबल 9.1 शोज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फ्यू कार्बन कंपाउंड्स। कुछ कार्बन कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर दिया है। आर दीज वैल्यूज हायर और लोअर एज कंपेयर टू द आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड से अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो ये वैल्यू कैसी दिखती है आपको, लो दिखती है या हाई दिखती है, ये आपको पूछा है। सो जनरली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर फाउंड टू बी द लोअर दैन 300 डिग्री सेल्सियस। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको हमेशा लो दिखेगा, बिलो द 300 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पर आप ये टेबल देखते हैं तो इनमें ये जो कुछ भी वैल्यूज़ देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की देखिए या फिर बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज़ देखिए। सो ये क्या वैल्यूज़ दिखाती है, सो ये बिलो 300, ये सारी वैल्यूज़ है बिलो 300। सो ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं है जैसे हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में देखा। सो फ्रॉम दिस वी अंडरस्टूड दैट द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वीक इन कार्बन कंपाउंड। इससे हमें क्या पता चलता है कि कार्बन कंपाउंड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो क्या है, वीक है। क्यों? क्योंकि वीक होने की वजह से उसको लेस एनर्जी लगती है मेल्ट होने के लिए या फिर बॉयल होने के लिए। सो इस वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है। सो in the previous standards on testing the electrical conductivity of carbon compounds, glucose and urea, you have observed that they are not electrical conductors. ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ग्लूकोज एंड यूरिया। ये प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी था आपको 9th में, तो आपने ऑब्ज़र्व किया था उस एक्सपेरिमेंट में कि ग्लूकोज एंड यूरिया जो है ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टर नहीं है। Generally, most of the carbon compounds are found to be the bad conductor of electricity. इस वजह से उन्होंने कहा है जितने भी जनरली मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स है वो क्या रहते हैं, बैड कंडक्टर रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। सो फ्रॉम इट वी अंडरस्टैंड दैट स्ट्रक्चर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स लैक आयनिक बॉन्ड्स। इससे हमें क्या पता चलता है कि जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उनमें स्ट्रक्चर जो है वो आयनिक बॉन्ड जो है वो क्या है, लैक है यानी कि नहीं है या फिर कम है। देयर इज़ अ लैक ऑफ आयनिक बॉन्ड्स इन द मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन कंपाउंड। बहुत से ऐसे कार्बन कंपाउंड्स हैं उनमें आयनिक बॉन्ड नहीं है। इट मीन्स दैट द केमिकल बॉन्ड्स इन द कार्बन कंपाउंड डू नॉट प्रोड्यूस आयन। इस वजह से आयनिक बॉन्ड नहीं होने की वजह से कार्बन कंपाउंड जो है वो क्या नहीं कर सकते, आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आयन प्रोड्यूस नहीं होते, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, in the previous standard you have learnt about the relationship between the electronic configuration and valency of an element। ये भी आपने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी में क्या रिलेशन है।
किसी एलिमेंट के, एंड आल्सो अबाउट द आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड, इसके बारे में भी जानकारी ली है आपने। लेट अस सी एट द बैकग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन एंड द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्स। सो किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का एंड कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से तैयार होता है, चलिए देखते हैं। कार्बन जो है, कार्बन एटम C6, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका क्या आता है 2,4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, जैसे आप देख रहे हैं वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, एंड मोस्ट नियर बाय नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी 4 इलेक्ट्रॉन है उसके पास आउटर मोस्ट शेल में। तो कार्बन के पास 2 चॉइसेस है, एक तो वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है एंड डुप्लेट कंडीशन हीलियम की तरह अटेन कर सकता है और स्टेबल हो सकता है, या फिर वो और 4 इलेक्ट्रॉन लेकर दूसरे किसी एलिमेंट से ऑक्टेट कंडीशन फुलफिल कर सकता है एंड कॉन्फ़िगरेशन अपना 2,8 बना सकता है, लाइक अ नियॉन की तरह वो खुद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाकर खुद को स्टेबल कर सकता है। तो ये 2 चॉइसेस उसके पास हैं। सो यू हैव सीन दैट द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द formation of the bond by an atom is to attain the stable electronic configuration। कोई भी एटम हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, सो उसका एक ही पर्पज़ रहता है, हर एक एलिमेंट को क्या करना है, स्टेबल बनना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से बना कर लेते हैं वो कि उनकी डुप्लेट या फिर ऑक्टेट कंडीशन फुलफिल हो जाए और वो स्टेबल बन जाए। सो as the valence shell of the carbon contains 4 electron, there can be the many alternatives route to attain the noble gas configuration। so इसके पास 2 रूट्स, जैसे मैंने कहा कार्बन के पास है चॉइसेस, एक तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। सो 1 बाय 1 देखते हैं कौन कौन से तरीके से कार्बन किस तरीके से स्टेबल होता है। चलिए, फर्स्ट यहाँ पर बताया है टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस दैट इज हेलियम बाय लूजिंग वन आफ्टर अनदर ऑल द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन उसको क्या करने हैं, लूज करने हैं, यानी कि डोनेट करने हैं। सो इन दिस मेथड द नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग। सो इस मेथड में क्या हो जाता है, कार्बन एटम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड ड्यूरिंग द लॉस ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन, जब जब वो एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तब तक उसके ऊपर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। देयरफॉर टू लूज द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इस वजह से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए उसको और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, विच मेक्स द टास्क मोर डिफ़िकल्ट, और इस वजह से ये टास्क जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मोर ओवर द C4+ cations that would be ultimately formed in this process becomes unstable, और इस वजह से इस प्रोसेस में से जो C4+ जो कैटायन बन चुके हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन चुके हैं, तो वो भी क्या रहेंगे, अनस्टेबल रहने वाले हैं इन स्पाइट ऑफ द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन बनने के बजाय ये जो है C4+ जो ये कैटायन बन चुका है, ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, बिकॉज इट हैज़ अ स्मॉल साइज विथ अ हाई नेट चार्ज। रीज़न क्या है, स्मॉल साइज रहेगी इसकी और उसके ऊपर हाई नेट चार्ज रहेगा, एंड देयरफॉर कार्बन एटम डज नॉट टेक दिस रूट टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इस वजह से इस रूट से कार्बन एटम नहीं जाता, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता वो, जिससे वो क्या बन जाए, अनस्टेबल बन जाए, और उसका जो साइज़ है वो भी क्या हो जाए, कम हो जाए, ऐसे नहीं करता, तो ये रूट भी नहीं लेता। चलिए देखते हैं सेकंड जो चॉइस है कार्बन के पास। सेकंड चॉइस हमने क्या बताया था, कार्बन जो है वो क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है दूसरे एलिमेंट से या फिर एटम से। सो ऑक्टेट कंडीशन उसकी जो है वो फुलफिल हो जाएगी। सो यहाँ पर देखते हैं, चलिए, टू अटेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैस नियॉन, नियॉन के जैसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन का आपको जैसे पता है
नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 8। सो कार्बन को अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है, कार्बन का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है। सो और 4 इलेक्ट्रॉन की उसको क्या है ज़रूरत है। सो 4 इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिल जाएंगे उसको, सो वो नियॉन की तरह क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सो टू अटेंड द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबेल गैस नियॉन बाय एक्सेप्टिंग 1 by 1 एज द 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, उसको क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे और वो 4 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम नहीं ले सकता, उसको 1 by 1 वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। इन दिस मेथड द नेट नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग। इस वजह से क्या हो जाएगा, जैसे आपको पता है जब एटम कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, एक्सेप्ट करता है, तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। सो निगेटिव चार्ज इस केस में बढ़ता चला जाएगा व्हाइल एक्सेप्टिंग एवरी न्यू इलेक्ट्रॉन। नया इलेक्ट्रॉन जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा, एक एक निगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा। एंड देयरफॉर मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेप्टिंग द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन बाय ओवरकमिंग द इंक्रीजिंग रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हो जाएगा इसकी वजह से, और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, एंड मेकिंग द टास्क मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट, और इस वजह से ये टास्क जो है वो डिफ़िकल्ट बन जाएगा। मोर ओवर द C4 माइनस एनायन अल्टीमेटली फॉर्म, क्या हो जाएगा, C4 माइनस आयनायन जो है वो तैयार हो जाएंगे। इस केस में वो क्या कैसे रहेंगे, फॉर्म वुड बी अनस्टेबल, ये भी क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा इन स्पाइट ऑफ इट्स नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबेल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन बनने के बजाय ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा एनायन, एंड इट वुड हैव अ स्मॉल साइज विथ अ हाई नेट चार्ज मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियर चार्ज दैट इज +6 टू होल्ड द 10 इलेक्ट्रॉन अराउंड इट। टोटल अभी उसको क्या करने हैं, 6 के बजाय 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने हैं। सो वो डिफ़िकल्ट प्रोसेस जाएगी कार्बन के लिए, न्यूक्लियस के लिए, एंड देयरफॉर कार्बन एटम डज नॉट टेक दिस रूट टू अटेंड द नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इस वजह से कार्बन एटम ये भी रूट जो है वो नहीं लेता, इस रूट से वो क्या खुद को स्टेबल नहीं करता। चलिए देखते हैं फिर कौन से वे से कार्बन खुद को स्टेबल करता है। देन देयर इज अनदर वन दैट इज थर्ड रूट और थर्ड चॉइस फॉर द कार्बन टू अटेंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरा जो चॉइस है कार्बन के पास, कार्बन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है और शेयर करके नियॉन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकता है of 4 electrons of valence shell with the 4 valence electrons of other atom, दूसरे एटम्स के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से वो क्या कर सकता है, खुद के 4 जो इलेक्ट्रॉन्स है जो आउटर मोस्ट शेल में हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो दूसरे किसी एटम के साथ वो क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है, उनको क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है, और टोटल ऑक्टेट जो कंडीशन है वो फुलफिल कर सकता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ ईच अदर, वैलेंस शेल्स ऑफ बोथ द एटम ओवरलैप्स एंड अकोमोडेट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने भी वैलेंस शेल है दोनों एटम्स के क्या हो जाएंगे, इन केस में अकोमोडेट हो जाएंगे, ओवरलैप्ड हो जाएंगे एंड इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। एज अ रिजल्ट बोथ द एटम अटेंड द नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इसकी वजह से दोनों एटम जो हैं वो क्या हो जाएंगे, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर पाएंगे विदाउट जनरेटिंग एनी नेट चार्ज। इसमें एडवांटेज यही है बड़ा कि इसमें कोई भी नेट चार्ज नहीं लगता कार्बन के ऊपर, कार्बन जो है विदाउट एनी नेट चार्ज रहेगा, एंड विच मीन्स दैट एटम रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं, मतलब इलेक्ट्रिकली वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। एंड ड्यू टू दीज फैक्टर्स एटम्स अटेन स्टेबिलिटी, और इस वजह से ये एटम जो है वो स्टेबल हो जाएगा, एंड देयरफॉर कार्बन एटम एडॉप्ट्स दिस रूट टू अटेंड द नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और यही रूट जो है कार्बन एटम एडॉप्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार करने के लिए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। सो ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछी जाती है फॉर 1 मार्क के लिए।
व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? सो द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग किसका? ऑफ टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम। दो एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जब शेयर हो जाते हैं तो उसमें से ही जो बॉन्ड तैयार हो जाता है उसको क्या कहेंगे हम? कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। The covalent bond is represented clearly by drawing an electron dot structure. इलेक्ट्रॉन का डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी कोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे यहाँ पर दिखाया है। एंड इन दिस मेथड द सर्कल इज ड्रॉन अराउंड द एटॉमिक सिंबल। ऐसे इस तरह से एटॉमिक सिंबल के अराउंड सर्कल भी ड्रॉ किया जाता है। एंड ईच of the valence electron is indicated by dot or a cross। आपकी चॉइस है, यहाँ पर आप डॉट यूज कर सकते हैं या फिर क्रॉस का भी यूज कर सकते हैं टू शो द इलेक्ट्रॉन्स। द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एटम्स इज इंडिकेटेड बाय शोइंग द सर्कल्स अराउंड द एटॉमिक सिंबल्स क्रॉसिंग ईच अदर। उन्होंने क्या कहा है? कोवैलेंट बॉन्ड जो है फॉर्म बिटवीन द एटम, दो एटम के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है वो किससे इंडिकेट किया जाता है? शोइंग द सर्कल अराउंड द एटॉमिक सिंबल क्रॉसिंग ईच अदर। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं इस केस में यहाँ पर दो सर्कल जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप हो गए हैं। सो इसमें वो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर वो दिखाए गए हैं। वन पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट्स वन कोवैलेंट बॉन्ड। एक अगर पेयर हो इस तरह से सो वो क्या दिखाती है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाती है। एक ऐसी जो अगर पेयर दिखे आपको इलेक्ट्रॉन की तो वो इंडिकेट्स दैट वन कोवैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब क्या है? वो एक कोवैलेंट बॉन्ड है। So a covalent bond is also represented by a small line joining the symbols of the two atoms। ये covalent bond इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको एक स्मॉल लाइन इस तरह से दिखाई जाती है और इस तरह से भी आप दोनों एटम्स के बीच का ये कोवैलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय ड्राइंग द स्मॉल लाइन जॉइनिंग टू द सिम्बॉल्स ऑफ द टू एटम्स। द लाइन स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल फार्मूला। सो इसे ही, इस लाइन स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूला भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला। सो ये याद रखिए आप एग्जाम में, लाइन स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चरल फार्मूला भी कहा जाता है। सो ये आपको याद रखना है। सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। Let us first look at the hydrogen molecule, which is the simplest example of molecule formed by the covalent bondings। हाइड्रोजन का एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। You have already learned that the atomic number of hydrogen being 1, its atom contain 1 electron in a K shell। उसके एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन रहने वाला है K shell में। It require 1 more electron to complete a K shell and attain the configuration। उसको और एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है अपना अटेन कर सके लाइक हेलियम की तरह और वो स्टेबल बन सके। टू मीट दिस रिक्वायरमेंट 2 हाइड्रोजन एटम शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स विथ ईच अदर टू फॉर्म H2 मॉलिक्यूल। सो ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम इकट्ठा आते हैं और ये अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करते हैं बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन विथ ईच अदर। जैसे हमने यहाँ पर देखा अभी, जो ये 2 हाइड्रोजन हैं वो 2 हाइड्रोजन इकट्ठा आए हैं और वो क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करते हैं। ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर किए और डुप्लेट कंडीशन जो है वो फुलफ़िल की है उन्होंने। दोनों जो हैं हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। सो यहाँ पर To meet these requirements, 2 hydrogen atoms share their electron with each other to form H2 molecule। इनसे क्या बनता है? H2 molecule बनता है। 1 covalent bond, that is the single bond is formed between the 2 hydrogen atom by sharing the 2 इलेक्ट्रॉन। एक कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जब आ जाते हैं शेयर्ड हो जाते हैं बाय ईच हाइड्रोजन एटम।
हर एक हाइड्रोजन एटम जो है अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तभी जाकर वो क्या हो जाता है, दो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जैसे आते हैं तो उनका क्या बन जाता है, एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं, दैट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। ऑक्सीजन के केस में देखिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के भी दो एटम्स इकट्ठा आते हैं। देन N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू नाइट्रोजन एटम। दो नाइट्रोजन एटम इकट्ठा आते हैं एंड नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाता है। ऑन ड्राइंग द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर of these two molecules, it becomes clear that two oxygen atoms in the O2 molecules are jointed each other by two covalent bonds. उन्होंने क्या बोला है, on drawing the electron dot structure, electron dot structure draw करते वक्त these two molecules, ये दो जो molecule है वो क्या हो जाते हैं, it becomes clear that two oxygen atoms in the O2 are jointed with each other by two covalent bond. इनके बीच में दो covalent bond बन जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑक्सीजन के एटम हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर अगर काउंट करते हैं आप 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। इसके 6 इलेक्ट्रॉन, इसके 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेंगे, ये दो ऑक्सीजन जो है एटम वो इकट्ठा आए हैं और वो दो अपने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेंगे। तो इसके जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये फर्स्ट वाला ऑक्सीजन, तो वो अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये भी अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सो उससे क्या बन जाएगा, अभी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, उनको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सो हर एक एटम को ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो ऑक्टेट कंडीशन फुलफिल कर सके। सो इस वजह से यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। दो इलेक्ट्रॉन शेयर करना मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर इस ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। सो इससे दो कोवैलेंट बॉन्ड इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो तैयार हो जाते हैं। सो ये आपको जानना है, ऑक्सीजन के केस में दो कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म होते हैं एंड दैट डबल बॉन्ड व्हाइल द टू नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन के केस में देखिए क्या हो जाता है, दो नाइट्रोजन के एटम हैं ऐसे। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 हैं और इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 5 हैं। 5 यानी कि उनको और कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, सो 5 6 7 8 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सो 3 इलेक्ट्रॉन जो है अगर मिल जाते हैं उनको, सो वो क्या हो जाएंगे, ऑक्टेट कंडीशन उनकी फुलफिल हो जाएगी और वो स्टेबल हो जाएगा। सो यहाँ पर रिमेंबर दैट इट इज़ इसेंशियल टू शो द ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे ही आप ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से निकालेंगे तो यहाँ पर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं निकालना ज़रूरी है। शो ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसे मत कीजिए कि जितने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वही निकाल रहे हैं आप, तो ये गलती मत करना। आप बोर्ड में भी याद रखिए ये चीज़ कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और यहाँ पर सिर्फ 1 2 इतने ही इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, बाकी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएंगे। तो ये भी एक गलत तरीका है, इस तरह से आपको नहीं ड्रॉ करना है। आपको बाकी की भी इलेक्ट्रॉन जो हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इस तरह से ये दिखाने हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो चलिए इसमें नाइट्रोजन में भी आप देख लीजिए कि यहाँ पर इसके 5 इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन के और इसके 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करते हैं एक्चुअली में, इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है और इस वजह से यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड तैयार हो जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 और इसके 3 मतलब टोटल 6। सो इसका क्या बन गया, वो 3 कोवैलेंट बॉन्ड बन गए और इस वजह से ट्रिपल बॉन्ड तैयार हो जाता है। सो नाउ लेट अस कंसिडर द कार्बन कंपाउंड मीथेन। मीथेन के बारे में भी वैसे ही आप कंसिडर कर सकते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट द ऑकरेंस, प्रॉपर्टीज एंड द यूजेस ऑफ द मीथेन मॉलिक्यूल इन अ प्रीवियस स्टैंडर्ड। जस्ट नाउ वी सॉ द कार्बन
atom forms 4 covalent bonds using the 4 valence electrons and attains the configuration of the nearby gas neon and obtains stability. Figure 9.5 shows the line structure and also electron dot structure of methane. मीथेन का भी यहाँ पर आप देख लीजिए 9.5 डायग्राम में लाइन स्ट्रक्चर एंड डॉट स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से दिया है। ये मीथेन है। यहाँ पर कार्बन में अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं आउटर मोस्ट शेल में, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं। सो वो कार्बन क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के उन 4 हाइड्रोजन के साथ वो शेयर करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे स्ट्रक्चर में उसने क्या किया है, 4 हाइड्रोजन के साथ वो अपनी 4 इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। सो इस वजह से इस तरह उसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन की ऑक्टेट कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो गई है और साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन की भी डुप्लेट कंडीशन यहाँ पर आप देख सकते हैं वो क्या हो गई है, फुलफिल हो गई है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप हाइड्रोजन भी डुप्लेट कंडीशन फुलफिल हो गई है। सो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है और ये जो है ये रहा लाइन स्ट्रक्चर आपका, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, इस वजह से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। सो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्मिंग बिटवीन द हाइड्रोजन एंड कार्बन, हर एक हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड तैयार हो रहा है। सो इस तरह से हमने आज इस वीडियो में जानकारी ली किस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड तैयार हो जाते हैं, तो किस तरह से कार्बन स्टेबिलिटी जो है अटेन करता है लाइक नोबल गैसेस, कौन कौन से उसके पास ऑप्शन हैं और किस तरह से वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है उसके बारे में जानकारी ली। उसी प्रकार हमने इस वीडियो में जाना कि बॉन्ड जो हैं कार्बन कंपाउंड के जो बॉन्ड हैं कोवैलेंट बॉन्ड, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है एज़ कंपेयर टू द आयनिक बॉन्ड, वो किस तरह से वर्क करते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हमने डिटेल में जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।